हाँ जी सर, स्वागत है आपका इन लेक्चर नंबर 10 ऑफ द कोर्स ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर। लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने एलिमिनेशन मेथड के ऊपर कुछ सवाल किए थे और फिर एलिमिनेशन मेथड को बोल दिया कि भैया टाटा बाय बाय, अब मिलते हैं आपसे बहुत दिनों के बाद। ये क्या बोल रहे हो, एलिमिनेशन मेथड के ऊपर कोई सवाल नहीं कराओगे? अब कराएंगे सर, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारा थीम ये है कि सबसे पहले हम चैप्टर की जो थ्योरीज है ना उसको शॉर्ट में निपटा दें, थोड़ा थोड़ा आपको जो है हर टॉपिक का एक आइडिया दे दूं, उसके ऊपर 2-3 प्रॉब्लम्स करा करके उसका एप्लीकेशन आपको दिखा दूं। फिर उसके बाद जैसे ही हमारी चैप्टर की थ्योरी का एक बेस बन जाएगा, हम एक और कोर्स लाएंगे जो कि होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके अंदर जितने भी डिफरेंट काइंड के प्रॉब्लम्स होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, जहां से आपके सवाल पूछे जाते हैं, वो सारी चीजों का डिस्कशन हम करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हो, एक ही साथ सवाल क्यों नहीं करा रहे हो? पहला कारण तो यह है कि कोर्स के अंदर जो लेक्चर्स की संख्या है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, वो 30, 35, 40 के आसपास पहुंच जाएगी। तो अगर कोई नया बच्चा इस चैनल के ऊपर आता है और अगर वो सोचता है कि चलो आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ता हूं, तो बेचारे लेक्चर की संख्या को देख के ही उसकी जो है वो टाइटा फिस हो जाएगी, फिर वो लेक्चर देखने नहीं आएगा आगे। तो हमने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर 30-40 लेक्चर के बजाय उसको दो अलग अलग पार्ट में अगर ब्रेक करें तो एक तो बच्चा जो है वो आसानी से उसको कोरिलेट भी कर पाएगा, देख के डरेगा भी नहीं कि हाँ भाई 10-15 लेक्चर ही हैं तो 15-15 मिनट के ही, तो 3-4 घंटे में हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर माइंडसेट को डेवलप करने के लिए है ना, कि ज्यादा लेक्चर देख के बच्चा भाग ना जाए, है ना, तो हमने क्या किया कि इसको दो पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट तो यह है कि हम सबसे पहले पूरा थ्योरी कवर करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। 4-5 लेक्चर आपको और लगेंगे और उसके बाद जो है हम फिर आगे मूव कर जाएंगे जो अगला कोर्स है उसके ऊपर। अगला कोर्स क्या आने वाला है? प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ऊपर, हाँ, जिसके अंदर हम जितने भी टॉपिक पढ़े हैं इस चैप्टर के अंदर उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आपके एग्जामिनेशन में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन वाला आने वाला है ना, तो हमारा जो आने वाला कोर्स होगा उसके अंदर जितने भी हम सवाल ले रहे होंगे उसमें से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ताकि आपको एग्जाम के जो पैटर्न है उसके साथ फैमिलियर जो है वो करा दिया जाए। खैर, काफी ज्यादा जो है हमने बातें कर ली हैं, आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है उसके ऊपर। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आपको टाइटल के ऊपर दिख ही रहा होगा। तो ये रहा अपना आज का टॉपिक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तक हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, तो वो दोनों मेथड्स जो थे वो किस चीज के लिए थे? वो मेथड्स थे किसी भी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी एक मेथड है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। अरे इतने सारे मेथड्स क्यों पढ़ा रहे हो, एक मेथड से काम नहीं होगा क्या? अरे हो जाएगा काम भाई, एक मेथड से सारे सवाल हो जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। बट आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, उसमें जो एग्जामिनर्स होते हैं वो थोड़े पागल टाइप के होते हैं। पागल इन द सेंस, वो बोलेंगे हम नहीं, है ना, हम आपको फ्रीडम नहीं देंगे किसी भी चीज से सॉल्व करने के लिए। हम आपको बोलेंगे कि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, तो सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम तीनों में से किसी भी का, है ना, किसी भी मेथड का यूज करके किसी भी गिवन, है ना, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बट हम अलग अलग तीनों को क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपके एग्जामिनेशन में सवाल आ गया कि इस सवाल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करो, तब तो फिर आप नहीं कर पाएंगे ना उस सवाल को। तो इसलिए हर एक मेथड को जो है वो सीखना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज कि आपके एग्जामिनेशन में इस तरह से पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। तो जैसा कि हमने सिखाया आपको कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी एक बेसिकली मेथड ही तो है जिससे आप किसी भी दो सिस्टम ऑफ, है ना, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है कि एक्चुअली में आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है ना, एक फॉर्मूला दिया जाता है जिसकी मदद से आप सिंपली डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उन सभी के लिए वरदान है जो कि बिल्कुल क्या बोलते हैं, दिमाग को खर्च करना नहीं चाहते हैं और पूरा जो है वो एकदम रट्टा बेस जो है पुट करें आंसर, उन तरह के लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड के अंदर थोड़ा दिमाग लगता है कि हाँ भाई किससे मल्टीप्लाई करें, है ना, इसके कोएफिशिएंट्स इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करना है। सब्स्टिट्यूशन में एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख करके हमें दूसरे इक्वेशन में पुट करना पड़ता है। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बना बनाया फॉर्मूला आपको मिलेगा जिसका आप यूज करके जो है
वो सॉल्व कर रहे होंगे। तो वो बना बना फॉर्मूला कहाँ से आया है, वो फॉर्मूले कैसे आए हैं, हम वो सारी चीजें है ना डेरिवेशन भी देखेंगे, ताकि आपको फील आ जाए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है ना वो कोई नई चीज नहीं है, वो बेसिकली इलिमिनेशन मेथड का ही एक्सटेंशन है। वो कैसे मैं आपको बताता हूं। आप क्या करो कि जैसे कि हम मेथड सीख रहे हैं, किसके लिए हम मेथड सीख रहे हैं, दो इक्वेशन दिए रहेंगे, एक्स और वाई सॉल्व करना रहेगा। तो मैं क्या करता हूं कि दो इक्वेशन मान लो, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, है ना, जनरल इक्वेशन मान रहा हूं मैं, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, याद है कि नहीं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो हमने उसी फॉर्मेट में कोई रैंडम सा इक्वेशन मान लिया, है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। उसी तरह से एक और इक्वेशन मैं मान रहा हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये अपना दूसरा इक्वेशन है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इन दोनों को सॉल्व करो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि दोनों को तुम पहले सॉल्व करो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम करते क्या है, सबसे पहले सोचते हैं किस इक्वेशन को, है ना, किस वेरिएबल को तोप से उड़ाना है, और उसको डिवाइड करने के बाद दोनों इक्वेशन में उस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करते हैं, और फिर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके जो है हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने क्या बोला, चूंकि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो मैं y जो वेरिएबल है ना, उसको जो है मैं तोप से उड़ाना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमें कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। पहले इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट y का है b1, दूसरे इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट है b2, राइट। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, सॉल्व करने के लिए पहले इक्वेशन में b2 से मल्टीप्लाई करूंगा और दूसरे इक्वेशन में b1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने क्या बोला कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय व्हाट, बाय b2 एंड इक्वेशन 2 बाय b1। तो अगर मान लो पहले में b2 से मल्टीप्लाई करोगे, चलो मल्टीप्लाई करो, तो पहले टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा a1 b2x प्लस, फिर यहाँ पे ऑलरेडी b1 था, b2 से मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाएगा b1 b2y प्लस ये b2 और c1 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा b2 c1 इक्वल टू 0। ओके, फिर जो दूसरा इक्वेशन में अगर b1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला वाला हो जाएगा a2 b1x प्लस, यहाँ पे b2 ऑलरेडी है, b1 से मल्टीप्लाई करोगे तो b1 b2y और प्लस, है ना, प्लस यहाँ पे c2 है, यहाँ b1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा b1 c2 इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो दोनों इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट b1 b2 सेम हो गया है। अच्छा, ऐड करने से कैंसिल होगा y का कोफिशिएंट या फिर सब्ट्रैक्ट करने से, तो अगर देखोगे तो यहाँ प्लस का b1 b2 है, अगर हम माइनस कर दें तो ये प्लस और माइनस ऐड होकर के 0 हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे पहले प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे। अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 टाइम्स ऑफ x, है ना, x कॉमन ले लिया दोनों में, और ये क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस कैंसल, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा b2 c1 माइनस b1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे, x की वैल्यू निकालना है ना अपने को, तो हमने पहले क्या किया कि x का कोफिशिएंट को अभी कुछ नहीं करना है, a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू, अब ये माइनस का जो b1 c2 है उधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस का b1 c2, और ये जो प्लस का b2 c1 है उधर जाएगा तो माइनस का b2 c1, और यहाँ पे x था तो x रखने दिया। अब x के लिए निकालना है वैल्यू, तो आप निकाल दोगे b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन क्या आ जाएगा, ये किससे डिवाइड करोगे, तो ये वाला डिवाइड हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये x की वैल्यू जो है हमने सॉल्व करी और तब जाकर के हमारे पास कुछ निकल करके चीजें आई। अच्छा वाह, आपने तो बहुत बढ़िया बताया। हाँ जी, इसको और ऐसे लिख सकते हैं क्या, x अपॉन ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर का जो टर्म है उसको नीचे लेके आ जाओ, तो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, है ना, कुछ नया नहीं किया है, बस देख लीजिए आप, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप जब फॉर्मूला देखेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, तो आपको जो है वहां पे यही चीज दिखेगी,
है ना। मैं दिखा देता हूँ, मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी से नोट करके लाया है ताकि आपको जो है वो दिखा सकूं। तो जब आप फॉर्मूला देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, तो आपको कुछ फॉर्मूला ये नीचे वाला दिख रहा है क्या, नीचे वाला स्लाइड के अंदर, है ना, नीचे वाला स्लाइड के अंदर दिख रहा है ये चीजें। तो देखो अगर आप देखेंगे तो x के नीचे क्या है, b1c2 माइनस b2c1, और अगर आप ऊपर हमने जो सॉल्व किया यहाँ पे देखें तो x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 है, और जो इक्वल टू में यहाँ पे आ रहा है वो 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 है। तो क्या आपको दिख रहा है कि अरे हाँ, जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया ना, x की वैल्यू उसी के बराबर आ रही है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक्चुअली में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है क्या। हमने क्या बोला कि दो इक्वेशन कोई भी रैंडम सा ले लो और उसको सॉल्व करो इलिमिनेशन मेथड से, और सॉल्व करने पे x और y की जो भी वैल्यू आती है ना, तुम डायरेक्टली उसको याद कर लो, बुद्धि बेच दो पूरी तरह से, और तुम्हें सोचना ही नहीं है कि वो वैल्यू कहां से आया है, कैसे आया है। किताबों में अगर आप जाएंगे ना तो सीधा आपको ये मिलेगा सर कि आपको जो है वो बोलेगा कि x अपॉन ये लिखो, y अपॉन ये लिखो, और ये इसके बराबर ये लिखो, और यहाँ इन दोनों को जब इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो उन चीजों को आप समझे पहले, है ना, उन चीजों को आप समझें कि वो जो है वो एक धोखा है आपके साथ जो किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आ कहां से रहा है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली में कहां से आ रहा है वो बताता हूं। तो आप क्या करें, जो दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे ना, जैसे कि x के लिए हमने सॉल्व किया, उसी तरह से इस वेरिएबल है ना, ये जो x की वैल्यू है जो कि बहुत बड़ी दिख रही है, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, अगर आप घर पे मेहनत करेंगे इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे ना, तो आपको y की जो वैल्यू मिलेगी वो y की वैल्यू इसी के बराबर आ जाएगा, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये आप घर पे जरूर करें तो आपको फील आएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अच्छा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। आंसर है हाँ। आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी, आप उसमें से a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेना, a2 b2 और c2 की वैल्यू निकाल लेना, और इस फॉर्मूले में रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जब ये जो फॉर्मूले की जो तुम बात कर रहे हो, ये जो फॉर्मूला है उसको याद कैसे करें। तो याद करने का तरीका ये है, बताता हूं आपको, कि आप क्या करें, आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं x के लिए और y के लिए, और ऐसे लिख दीजिए x y 1, इस तरह से लिख दीजिए, और बीच में इक्वल टू का साइन। आप b1 और b2 से शुरू हुई है ना, जैसे कि आपको कोफिशिएंट क्या क्या है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो आप b1 b2 से शुरू हुई है, फिर आगे बढ़ते जाइए, तो b1 b2 c1 c2, फिर अगले वाले में c1 c2, फिर a1 a2 लिखिए, फिर अगले वाले में a1 a2 और फिर b1 b2 लिखिए, और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दीजिए। अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे आपको दिखा रखा है वो चीजें, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, ऐसे b1 b2 से शुरू किया, फॉलोड बाय c1 c2, फिर c1 c2 से स्टार्ट किया, फिर a1 a2 फिर गए, और इस तरह से चलते चले गए। और जब इसको इस तरह से करोगे ना तो आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा। आपको ये फॉर्मूला देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट फिलहाल आपको ये याद करना ही पड़ेगा, तभी आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका आपको अंडरस्टैंडिंग तब आएगा जब आप अप्लाई करेंगे चीजों के अंदर। उस एप्लीकेशन के लिए हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, सबसे जरूरी चीज जो है वो हमेशा खुश रहिए और इन प्रॉब्लम्स को चुटकी में निपटाते जाइए, बिकॉज आपकी हैप्पीनेस से बढ़ के एजुकेशन के अंदर मार्क्स नहीं है। जितना जल्दी ये समझेंगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑल राइट, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर।